नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। ऐसा माना जाता है कि भविष्य के युद्ध बिना एक भी बुलेट फायर किए जीते जा सकते हैं। इसी को हम मॉडर्न वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। हाल ही में मॉडर्न वॉरफेयर के तत्व हमें रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ इजराइल हमास और इजराइल लेबनान संघर्ष के अंतर्गत भी देखने को मिले हैं, जिससे हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मॉडर्न वॉरफेयर के अंतर्गत या मॉडर्न वॉरफेयर का सामना करने के अंतर्गत भारत की किस प्रकार की तैयारियां हैं। क्या भारत के सशस्त्र बल इसके अंतर्गत पूरी तरह से तैयार हैं? आज इन फोकस के प्रोग्राम में इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो टैक्टिक्स मानी जाती है वो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की मानी जाती है। तो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या है और साथ ही ये किस प्रकार से वॉरफेयर की एक उभरती हुई अवधारणा के रूप में हमारे सामने आता है, और क्या रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ इजराइल हमास और इजराइल लेबनान संघर्ष के अंतर्गत इसका इस्तेमाल हुआ है। इन सभी पक्षों पर यहां बात करने के बाद देखेंगे कि भारत ने नॉन काइनेटिक वॉरफेयर या मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों से निपटने के लिए हाल ही में किस प्रकार के कदम उठाए हैं ताकि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य में इस तरह के खतरे का या वॉरफेयर का सामना करने में सक्षम हो जाए। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके रक्षा या रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने हाल ही में अपनी विभिन्न शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। हमारी कई शाखाओं पर ये कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं और कहीं पर प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे हमारी दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में एक बैच प्रारंभ होने जा रहा है 13 नवंबर से, जिसकी टाइमिंग रहेगी दोपहर 3 बजे। उसी प्रकार से इंदौर शाखा में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी माध्यम का 11 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है और इसका समय रहेगा शाम को 6:15 बजे। इन शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप 8750187501 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब हम अपनी खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर हमारी यही है कि हाल ही में भारत की जो रक्षा से संबंधित संसदीय स्थायी समिति है उसने 17 विषय चुने हैं जिन पर वो इस वर्ष विचार विमर्श करेगा। उसमें से एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारत के सशस्त्र बल जो आधुनिक वॉरफेयर है या आप जिसको कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसका सामना करने के लिए कितना तैयार है। इस मुद्दे पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगी हमारे देश की रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति। इसका संदर्भ क्यों आया है? इसका संदर्भ इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान और साथ ही इजराइल हमास और इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान इस प्रकार के तत्व देखने को मिले हैं कि वहां केवल युद्ध में सैन्य साधनों का जो परंपरागत सैन्य साधन है उन्हीं का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि गैर परंपरागत सैन्य संसाधनों के माध्यम से भी युद्ध लड़ने का प्रयास किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से किसी देश के कॉन्फिडेंस को तोड़ना, इस तरह की चीजें भी शामिल है जो कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब काइनेटिक वॉरफेयर जिसके अंतर्गत परंपरागत सैन्य साधन इस्तेमाल किए जाते हैं और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और अन्य सूचनात्मक संसाधनों का प्रयोग करके किसी देश को साइकोलॉजिकली या इकोनॉमिकली तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के अंतर्गत आता है। तो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर और काइनेटिक वॉरफेयर मिलकर के ही हाइब्रिड वॉरफेयर का निर्माण करते हैं, जो कि भविष्य के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शैली समझी जा रही है कि भविष्य के युद्ध इसी शैली से लड़े जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संसद की स्थायी समिति से जो रक्षा समिति है जिसके अध्यक्ष राधा मोहन सिंह है, उनसे ये कहा गया है कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाए कि भारतीय सेना इस मॉडर्न वॉरफेयर के लिए कितनी तैयार है, इसकी जांच की जाए और इसलिए इस विषय को चुना गया है। समिति जो है, रक्षा संबंधी समिति जो है, वो हाइब्रिड युद्ध में सशस्त्र बलों की क्षमताओं का आकलन करेगी
और जब हम हाइब्रिड युद्ध की बात करते हैं तो जैसा कि अभी आपको बताया कि उसमें साइबर वॉरफेयर भी आता है, काइनेटिक वॉरफेयर, जिसको आप अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो सीधे तौर पर गतिज युद्ध आ जाता है। लेकिन गतिज युद्ध की बजाय अगर आप काइनेटिक युद्ध करें तो चल जाएगा वो एग्जामिनेशन में। तो काइनेटिक युद्ध, नॉन काइनेटिक युद्ध और ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकियां इसमें शामिल होती हैं। जब आप किसी ड्रोन को रोकने के लिए सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो वो परंपरागत एक हमले के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब किसी ड्रोन के हमले को रोकने के लिए आप लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो नॉन काइनेटिक युद्ध के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हाइब्रिड युद्ध के अंतर्गत आती हैं और हाइब्रिड युद्ध ही मॉडर्न वॉरफेयर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भविष्य में माना जा रहा है। अब हम नॉन काइनेटिक वॉरफेयर किस प्रकार से एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी है या आप कह सकते हैं कि उभरती हुई अवधारणा है जो भविष्य के युद्ध में इस्तेमाल की जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि लेबनान में बहुत बड़े स्तर पर पेजर अटैक के अंतर्गत जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इस प्रकार का पेजर इसको कहते हैं, यह अचानक फटना शुरू हो गया। तो इसके अंतर्गत किसका इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फटना केवल कंप्यूटर के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया गया क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स यूज किए गए थे। तो ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के अंतर्गत आता है। काइनेटिक वॉरफेयर में शामिल होगा परंपरागत सैन्य रणनीति और भौतिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जब आप टैंक का इस्तेमाल करते हैं या आप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का, या फिर आप गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, तो वो काइनेटिक वॉरफेयर के अंतर्गत आता है। जब नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की बात होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शामिल हो जाएगा, साइबर रणनीति इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी, सूचना युद्ध इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। किसी भी देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास किया जा सकता है, गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया जा सकता है जिससे उस देश के सामान्य जन का अपनी सरकार में विश्वास तोड़ा जा सके, उनके आत्मविश्वास को बाधित किया जा सके। और यही चीज आती है मनोवैज्ञानिक युद्ध के अंतर्गत कि आप केवल सामान्य संसाधनों के माध्यम से, सामान्य साधनों के माध्यम से ही युद्ध नहीं लड़ रहे हैं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी युद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही किसी देश पर साइबर अटैक के माध्यम से उस देश के मूलभूत अर्थव्यवस्था की इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना को भी तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे किसी देश के अगर बिजली ग्रिड को ठप कर दिया जाए साइबर अटैक के माध्यम से तो उस देश की बहुत सी प्रणालियां एकदम ठप हो जाएंगी। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठप हो जाएगा, रेलवे का संचालन ठप हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने आपके बस अड्डे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से अपनी संचालन गतिविधियों को अंजाम देते हैं वो भी ठप हो जाएंगे। देश में परिवहन व्यवस्था ठप हो सकती है, कहीं पर बिजली नहीं आएगी तो संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। साथ ही अगर आप इसी तरह से साइबर अटैक करके किसी अस्पताल की प्रणाली को ठप करेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी और लोगों को हेल्थ समस्याएं होंगी। तो इस प्रकार से आप बिना बुलेट एक भी फायर किए किसी युद्ध को पहले से ही जीत लेते हैं। ये नॉन काइनेटिक वॉर के अंतर्गत आता है और इस नॉन काइनेटिक वॉर के अंतर्गत केवल स्टेट एक्टर्स यानी आपकी मिलिट्री ही शामिल नहीं होती बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं, मिलिशिया भी शामिल हो सकते हैं, सिविलियंस भी शामिल हो सकते हैं। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के द्वारा ऐसी खबरें आती हैं कि वैगनर समूह का इस्तेमाल किया गया। तो वैगनर समूह का इस्तेमाल किसके अंतर्गत आएगा, नॉन स्टेट एक्टर्स के अंतर्गत आएगा और इसलिए माना जाता है कि ये इस प्रकार से युद्ध में सभी संसाधनों का इस्तेमाल करता है, साइकोलॉजिकली किसी देश को प्रभावित करने की कोशिश करता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को एकदम तोड़ने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की गतिविधियां इसमें शामिल होती है, सूचना के स्तर पर युद्ध लड़ा जाता है। तो अपने आप में परंपरागत तरीकों से बेहद ज्यादा घातक होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ करके उस देश को पंगु बनाने का काम करने की क्षमता नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं। सशस्त्र सेनाएं न केवल ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए काइनेटिक युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है बल्कि नॉन काइनेटिक युद्ध प्रणाली का भी इस्तेमाल कर रही है। जब आप ड्रोन पर सीधा एक फायर करते हैं, ड्रोन को किसी भौतिक हमले से रोकने का प्रयास करते हैं, ड्रोन के हमलों को, तो वो काइनेटिक वॉरफेयर के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर आप ड्रोन की संचालन प्रणाली को हैक कर लेते हैं, उसकी ऑपरेशनल प्रणाली को हैक कर लेते हैं और लेजर तरंगों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक तरंगों के माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से उसकी
ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आप हैक कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा नॉन काइनेटिक युद्ध के अंतर्गत वो चीजें आ जाएंगी। तो हमारा जो संसद का पैनल है, जो रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति है, वो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के मद्देनजर रक्षा बलों की इन क्षमताओं का, कि वो इस तरह के खतरों से निपटने में कितना सक्षम है या उनकी जरूरतें क्या है, इस पर एक जांच करेगी। इसको एक पैमाने पर कसने की कोशिश करेगी कि भारत की रक्षा जरूरतें भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की होंगी। साथ ही जो संसद का पैनल है, ये भारत की सीमा सुरक्षा के साथ साथ भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अलग अलग तरह की चल रही गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेगा, और उस पर भी अगर सुझाव की आवश्यकता होगी तो उन्हें सुझाव भी दिए जाएंगे। भारत ने भविष्य के इस मॉडर्न वॉरफेयर से लड़ने के लिए किस प्रकार की तैयारियां की हैं, इसकी समीक्षा भी करने की कोशिश की जाएगी। पैनल भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन की स्थिति और प्रभावशीलता की भी समीक्षा करेगा। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हाल ही में हमारे देश के सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उन्होंने एक इंटीग्रेटेड स्टाफ के लिए एक कोर्स प्रारंभ किया है तीनों सेनाओं के लिए, जिसे हम कहते हैं भविष्य के युद्ध पाठ्यक्रम की इनके द्वारा शुरुआत की गई है। इस भविष्य के युद्ध पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आधुनिक युद्ध के बारे में अधिकारियों की समझ को बढ़ाना, परिचालन और तकनीकी दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, यानी ऑपरेशनल और टेक्निकल जानकारी अधिकारियों को प्रदान करना। और इसमें किस स्तर के अधिकारी शामिल होंगे? मेजर जनरल से लेकर के मेजर स्तर के अधिकारी, आप कह सकते हैं कि मेजर से लेकर के मेजर जनरल के स्तर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। ये तो हुई आर्मी की बात। साथ ही आर्मी के समकक्ष, यानी मेजर से लेकर मेजर जनरल के समकक्ष अधिकारी जो वायुसेना के हैं और जो नौसेना के हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। पाठ्यक्रम में युद्ध के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला जाएगा, यानी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट जो विधियां होती हैं युद्ध की, संपर्क और गैर संपर्क विधियों के साथ साथ काइनेटिक युद्ध और नॉन काइनेटिक युद्ध रणनीतियां इसके अंतर्गत शामिल होंगी। साथ ही इस प्रकार के युद्ध किस स्पेस में लड़े जाएंगे, कहां पर लड़े जाएंगे, उनका युद्ध क्षेत्र का क्या होगा, या वो साइबर क्षेत्र में लड़े जाएंगे या अंतरिक्ष युद्ध के रूप में हमारे सामने आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में उन पर हमले के रूप में हमारे सामने आएंगे, उसकी भी जानकारी इस कोर्स के अंतर्गत अधिकारियों को प्रदान की जाएगी। और इसका उद्देश्य यही है कि भविष्य की जरूरतों के प्रति अधिकारियों को सक्षम किया जा सके, ज्ञान से संपन्न किया जा सके, ताकि वो खतरों को ठीक तरीके से पहचान सके और पहले से ही अपने आप को तैयार कर सके, और जो भी आवश्यकताएं हैं उनको समय से पूरा किया जा सके, ताकि भविष्य में भारत की डिफेंस को मजबूत किया जा सके और किसी भी हमले का, आसन हमले का सामना किया जा सके। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस क्या है? सीरिया में हवाई हमले, प्रशांत महासागर क्षेत्र में नौसैनिक नाकाबंदी, लेबनान में पेजर विस्फोट, या अफगानिस्तान में जमीनी लड़ाई। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।